हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीकली करंट अफेयर सेशन में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा हमने बीते हफ्ते आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना था। तो कुछ स्टूडेंट ने उसका सही उत्तर दिया था और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि हमारा ये जो सेशन है वो पूरा का पूरा वीकली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें राज्य में जो प्रमुख घटनाएं पिछले एक हफ्ते में घटित हुई होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं। साथ ही आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो अगर आप भी नए हैं और हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सेशन को भी लाइक कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए जिससे कि जो भी और स्टूडेंट है वो हमारे साथ जुड़ सके और हमारे इस सेशन का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बीते हफ्ते का जो आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अभ्यास प्रश्न था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सवाल ये था कि महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के किस स्थान पर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया था? तपोवन आश्रम, भारद्वाज आश्रम, सरस्वती घाट या श्री श्री सत्य गोपाल आश्रम। ये आपके सामने चार विकल्प दिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, यानी कि तपोवन आश्रम। तपोवन आश्रम में यहां पर महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया था। अब इस यंत्र के स्थापित करने के पीछे क्या प्रमुख कारण था या क्या प्रमुख उद्देश्य था, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो महामृत्युंजय यंत्र है ये ऊर्जा प्रवाह और ब्रह्मांडीय जुड़ाव का एक सिंबल है, एक प्रतीक के रूप में इसे देखा जाता है। और यहाँ पर जो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है उस मेले के दौरान जो भी यहाँ पर श्रद्धालुगण आए हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये तकरीबन भारत का पहला 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र है। तो यहीं पर अगर हम देखते हैं तो इस पर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस महामृत्युंजय यंत्र के अंतर्गत यहां पर देखें तो 52 अक्षरों के आधार पर इसको बनाया गया है। और इस यंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी सहजानंद महाराज ने इसकी स्थापना की है। और इस यंत्र को बनाने का जो मकसद रहा, जो हमारी यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसमें बढ़ रहे लगातार अवसाद, साथ ही साथ जो मानसिक तनाव उनके अंदर आ रहा है, मानसिक चिंता हो रही है और पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बीते हफ्ते जो हमारा सेशन था उसका अभ्यास प्रश्न रहा और इसका सही उत्तर रहा। और चलिए आज अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन के पहले प्रश्न के साथ। तो आज के हमारे सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, On which date did Prime Minister Narendra Modi take bath in त्रिवेणी संगम ड्यूरिंग महाकुंभ मेला? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ मेले का आगाज हो गया है। यह महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगाया गया है, इसीलिए इसको बृहद महाकुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था वहां पर, और समुद्र मंथन के दौरान जब वहां पर मंदरांचल पर्वत में शेषनाग जी को बांधकर वहां पर रस्साकसी हो रही थी, तो वहां पर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहां पर ऐरावत हाथी निकलता है, हलाहल विष निकलता है, याद रखिएगा उस विष का नाम हलाहल था जिसे भगवान शिव ने पी लिया था और उन्होंने इसे अपने कंठ में रखा था। कहां पर? कंठ में। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई विष की और ऐरावत की, और इसी समुद्र मंथन के दौरान विष भी निकला था। अब जब ये विष निकला तो देवताओं को ये लगा कि अगर ये अमृत विष जो यहां पर निकला तो इसे तो यहां पर भगवान शिव के द्वारा पी लिया गया, लेकिन यहीं पर अमृत भी निकलता है। और ये जो अमृत है वो एक कलश में होता है, तो जिसे देवता
लोग जो है ले करके भाग जाते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि कहीं अगर ये अमृत कलश असुरों के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो इसी दौरान क्या होता है कि जो असुर होते हैं वो देवताओं का पीछा करते हैं, और जब ये लेकर के भाग रहे होते हैं तो अमृत की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी पर गिर जाती हैं, और पृथ्वी पर 4 जगह ये बूंदें गिरती हैं, जिसमें एक प्रयागराज है। प्रयागराज में एक स्थान है त्रिवेणी संगम, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहां पर 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, फिर उसके बाद 6 वर्ष पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर ये जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है ये बृहद महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 वर्षों के अंतराल पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस पावन पर्व के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा करके आत्मशुद्धि के लिए वहां पर अपनी श्रद्धा अर्पित की है। तो वो दिन कौन सा था? वो दिन था 5 फरवरी। तो 5 फरवरी को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई है। तो 5 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले में किस अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया? 118 राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 77 देश से आए हुए जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, या फिर जर्मनी के चांसलर। तो यहां पर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। यहां पर एक डेलीगेशन आया हुआ था, और इस डेलीगेशन में अगर हम देखते हैं तो 77 जो कंट्रीज हैं उसके टोटल 118 जो एम्बेसडर्स हैं और जो डेलीगेट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां पर 1 फरवरी 2025 को 77 देशों के जो 118 राजनयिक और प्रतिनिधि मंडल हैं उन्होंने महाकुंभ में शिरकत की, और जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के इसमें एम्बेसडर यानी कि राजदूत और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, और उन्होंने भी यहां पर महाकुंभ के इस पावन पर्व पर त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। ठीक है, तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2025 को कौन सी महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी? नई औद्योगिक नीति, 2025-26 की आबकारी नीति, कृषि सब्सिडी नीति, या शिक्षा सुधार नीति? तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2025 को एक्साइज पॉलिसी 2025 और 26 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत अब अगर हम देखें तो शराब, वाइन और इसके साथ ही साथ यहां पर बियर है वो एक ही दुकान से यहां पर अब मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो शराब के लिए, लीकर के लिए जो लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है उसके लिए यहाँ पर ई लॉटरी सिस्टम की भी शुरुआत इस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कौन सा संस्थान शुरू किया गया? राष्ट्रीय खेल अकादमी, NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT, राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। तो यहां पर अगर हम देखते हैं नोएडा, जिसे कि अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध नगर जिला है। तो यहां पर एक नए संस्थान का उद्घाटन किया गया है 6 फरवरी को। वो संस्थान जो है NSDC है, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी। तो इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं इसकी शुरुआत क्यों की गई, दरअसल अगर हम इसकी बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसकी यहाँ पर अभी क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया 6 फरवरी 2025 को। और यहाँ पर इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर जो यूथ है उसको ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करना, जिसमें जो भी हमारा यूथ है वो डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस, साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्किल और एविएशन के क्षेत्र में उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके, और
इन्हीं पूरे के पूरे प्रशिक्षण के ऊपर विशेष ध्यान भी इसके अंतर्गत दिया गया है। बात कर ले इस एकेडमी की, तो इसकी बात करते हैं तो ये एक गैर लाभकारी संस्था है या एकेडमी है जिसको PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में एक जो कंपनी अधिनियम है, अभी तो कंपनी अधिनियम जो है 2013 का चल रहा है, लेकिन इसको जो है अगर हम देखते हैं तो इसे जो है 13 जुलाई 2008 को ही कंपनी अधिनियम, जो पहला वाला कंपनी लॉ था 1956 का, तो उसकी जो धारा थी सेक्शन जो है 25, उसके अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जब यहां पर कंपनी लॉ में चेंजेस किया गया, यानी कि अब जो हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं वो कंपनी लॉ 2013 पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत यहां पर अगर हम देखते हैं इसके जो सेक्शन 8 है उसके अनुरूप यहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी यहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जो संस्थान है, इनका निर्माण करना है। इसके अलावा उनका वित्त पोषण भी करना है तथा कौशल विकास के लिए सहायता प्रणालियां बनाना इसके उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल था। और ये किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में अनुमानित वृद्धि कितनी है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 24,317.59 करोड़। तो अभी आपको पता ही है कि लेटेस्ट बजट यानी कि 2025-26 का जो है बजट जो है लोकसभा में पेश किया गया है। बजट की अगर बात करें तो बजट शब्द का कहीं पर भी कोई जिक्र भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। हालांकि फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो यहां पर जो प्रश्न का सही उत्तर है वो आपका 24,317.59 करोड़ यहां पर जो है अनुमानित वृद्धि इसके अंतर्गत बताई गई है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो सेंट्रल टैक्सेस थे, जो केंद्रीय कर थे, उसमें तकरीबन 2,30,854.62 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। अब यहीं पर अगर देखते हैं तो 2025-26 में बढ़कर 2,55,172.21 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस वर्ष के बजट में। और ये राशि कितनी है, यानी कि जो वृद्धि होगी वो 24,317.59 करोड़ होगी, जिससे कि टोटल ये बढ़कर के यहां पर इतना हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है? थोड़ा सा यहां पर एडिटिंग के तौर पर मिस्टेक हो गई थी, आप सुधार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन प्राधिकरण। तो अभी यहां पर जल पर्यटन और जल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा, तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो जो जल परिवहन और जल पर्यटन है इसको बढ़ावा देना, इसमें इसका जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ यहां पर देखते हैं जो भी वाटरवेज है यानी कि जो भी जलमार्ग हैं, ठीक है, उन जलमार्गों का विकास कर जल परिवहन को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन का क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा देना इसमें शामिल है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं जल परिवहन को और जलमार्गों का जब विकास किया जाएगा तो यहां पर जो जल पर्यटन का क्षेत्र है ऐसी संभावना है कि उनका भी अपने आप विकास होगा और वहां पर प्रगति होने की संभावना है। अब यहीं पर गंगा नदी और उनके जो अन्य जलमार्गों के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं उनका भी विकास होगा, खासकर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो। अब इस प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना कैसी होगी, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जिसका जो कि परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा।
और ये अध्यक्ष जो है जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामलों का विशेषज्ञ होगा, यानी कि ये एक उसकी स्पेशल क्वालिटी होगी। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होगा। और वहीं अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन जो आयुक्त है, इस प्राधिकरण का एक कार्यकारी अधिकारी के रूप में यहां पर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये कुछ इस प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं, कुछ खासियत रही, कैसे इसकी संरचना है और इसको किस लिए मंजूरी दी गई, क्या इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सवाल है, राज्य में किस एक्सप्रेसवे के निकट राडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस प्रश्न पर बातचीत करने से पहले आप सभी के लिए यहां पर एक होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने एक्सप्रेसवे हैं जो बन चुके हैं। निर्माणाधीन के बारे में आपको नहीं बताना है। आप चाहें तो यह भी बता चुके हैं कि इतने एक्सप्रेसवे हैं और इतने पर काम चल रहा है, यानी कि वो निर्माणाधीन है। तो ये आपका होमवर्क रहा, जरूर फाइंड आउट करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो राडार फैक्ट्री की स्थापना की बात की जा रही है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से इस फैक्ट्री के जो है यहां पर स्थापित की जाएगी। कहां पर? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के यहीं पर निकट एक गांव है बीझामई। तो बीझामई गांव कहां पर है? लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेसवे है उसी के निकट है। यहीं पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राडार बनाने की फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाएगी। कहां पर? डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वहीं पर। अब यहां पर देखते हैं इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश कौन कर रहा है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि भेल के द्वारा, BHEL, भेल के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और इससे जो हमारे देश की डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ भारत जो है राडार मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो सकेगा और भारत की जो निर्भरता अन्य देशों के ऊपर है राडार के लिए, उस पर भी कमी आएगी। साथ ही साथ जो हमारे आर्मी के पर्सनल्स हैं, जो सेना के जवान हैं, उनको बेहतर सुरक्षा और निगरानी प्रदान करने के लिए भी मदद इससे मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण स्टेप है ये। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किस आर्द्र भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है? हैदरपुर आर्द्र भूमि, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सूरजपुर आर्द्र भूमि और सांडी अभ्यारण्य। अब यहां पर भी आप सभी के लिए एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? कितनी आर्द्र भूमियां, या ये कह लें कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। हमारा मकसद ऐसे प्रश्नों को पूछने के पीछे यही है कि जो तथ्यात्मक बातें हैं और साथ ही साथ रामसर भूमि जो है इसमें अपडेट भी होता रहता है। तो आप इस तरह के तथ्यों से अपने आप को अपडेट करते रहें। तो इन सवालों को अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, नहीं पता है तो एक बार खंगालिए जरा सा, क्योंकि आपको कुछ अन्य फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे जो कि आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। तो इसको जरूर देखिएगा और इसका आंसर भी करिएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पर अगर देखते हैं जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, ठीक है, इसने अभी हाल ही में सूरजपुर आर्द्र भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक परियोजना विकसित की है। दरअसल अगर हम यहां पर देखते हैं, ये जो सूरजपुर जो भूमि है, वेटलैंड है, यहां पर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यमुना नदी प्रवाहित होती है और उसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज वगैरह जो है और जो कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो है वेस्ट इसमें डंप किया जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो सूरजपुर आर्द्र भूमि है वो भी प्रदूषित हो रही है, जो कि कई जल पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये यमुना नदी बेसिन में सिचुएटेड है और यमुना नदी बेसिन के भीतर शहरी आर्द्र भूमि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये सूरजपुर आर्द्र भूमि। और ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, यहीं पर है। गौतम बुद्ध जिले को ही हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ अपैरल भी कहते हैं।
रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ के अगर हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रमुख उत्पाद है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में एक स्थान है दादरी तहसील, वहीं पर सूरजपुर गांव के पास ये स्थित है, जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। अब इसके महत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसके महत्व को देखते हुए, खासकर जो बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके द्वारा इसे इंटरनेशनल बर्ड एरिया यानी कि IBA महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। और यहीं पर हम देखते हैं तो ये एक तरह से जो ग्रेटर नोएडा है उसके हरित फेफड़े यानी कि ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करता है ये पूरा का पूरा जो वेटलैंड है। यहीं पर हम देखते हैं कि कौन कौन से पक्षी मुख्य रूप से या कौन कौन से यहाँ पर जलीय पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉटन पिग्मी गूज, स्पॉट बिल्ड डक, लेजर विसलिंग डक और कॉम्ब डक जैसे जल पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कॉमन टील, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, बार हेडेड गूज, फेरुजीनस पोचर्ड, ग्रेलैग गूज, नॉर्दर्न शावलर और गैडवॉल सहित शीतकालीन जल पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वेटलैंड। और जो मैंने आपसे प्रश्न किया उसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया, यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे की तरफ चल लेते हैं हम लोग। अब यहां पर जो आपका अगला प्रश्न है वो आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको जरूर देना है। प्रश्न क्या है कि भारतीय सांकेतिक भाषा में किताबों को उपलब्ध कराने के लिए किस दो संगठनों के बीच समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है? NCERT और IAIISH, ISLRTC और नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT, RCI और साहित्य अकादमी CIAL और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दरअसल दिल्ली में बुक फेयर चल रहा है, यहाँ प्रगति मैदान में बुक फेयर लगाया गया है और यहीं पर एक समझौता किया गया है। अभी किस किस के बीच किया गया है ये आपको पता करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है जी। और अपने अगले सेशन में जो करंट अफेयर्स का होगा हम अपने इसी प्रैक्टिस सेट से उस सेशन की शुरुआत करेंगे। आपको आंसर पता है तो जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो कोशिश करिएगा जानने की, नहीं तो उत्तर आपको अगले एपिसोड में जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आज के सेशन तक इतना ही आपके लिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस पूरे एपिसोड की अगर आप PDF चाहते हैं, इसके अलावा साथ ही परीक्षा उपयोगी या परीक्षा से संबंधित कोई आपके पास सवाल है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ID दोनों पर जुड़ करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। PDF आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल study.with-salman-sir पर मिल जाएगी। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सामग्रियां और अन्य अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली मिलते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। कोई बात है तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो यहां पर आप सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल कर लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। तो जुड़िए स्टडी IQ PCS के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट और जो भी वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंचती रहे और आपके नॉलेज में इनरिचमेंट करती रहें, वैल्यू एडिशन करती रहें और आप सक्सेस हो सके, हमारा यही मकसद है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।